हेलो फ्रेंड्स, 2000 प्रश्नों की श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम फिर आपके लिए 100 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। चलिए उन्हें हम शुरू करते हैं। दोस्तों, इस क्लास में आप एक काम कर सकते हैं। अगर आप नोट नहीं करना चाहते हैं तो इस क्लास को एक बार जरूर सुन लीजिएगा, इस पूरी वीडियो को ध्यान से। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो मूल अधिकार हमने लिए हैं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। प्रश्न नंबर 2 है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हमने किस देश से ली हैं? तो जर्मनी के संविधान से हमने आपातकालीन शक्तियां ली हैं। प्रश्न नंबर 3 की बात करें तो भारतीय संविधान के कुल कितने भाग हैं? तो कुल 22 भाग हैं। प्रश्न नंबर 4, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न नंबर 5 है, किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। प्रश्न नंबर 6, संविधान के भाग 1 में किसका उल्लेख है? संविधान के भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। प्रश्न नंबर 7, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख है? तो भाग 3 में मूल अधिकार का उल्लेख है। प्रश्न नंबर 8, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? मूल अधिकार हमने पढ़े भाग 3 में है, तो मूल कर्तव्य पूछ रहा है इस बार हमसे। तो मूल कर्तव्य है भाग 4 का में या भाग 4A में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 9 पर। तो प्रश्न नंबर 9 है, भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? तो भारत का जो भाग 4 है, संविधान का भाग 4 जो है वो राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत के बारे में हमें बताता है। प्रश्न नंबर 10, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। प्रश्न नंबर 11, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? तो 8 अनुसूचियां थी। यानी कि जब संविधान बना तब कितनी अनुसूचियां थी? 8, और वर्तमान में 12। प्रश्न नंबर 12, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो पहला संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। प्रश्न नंबर 13, 73वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। प्रश्न नंबर 14, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। बिल्कुल ठीक है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो राजभाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में है। प्रश्न नंबर 15, दल बदल से संबंधित अनुसूची है? तो 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। प्रश्न नंबर 16, संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित है? तो ये संबंधित है नगर पालिकाओं के अधिकार से संबंधित है। प्रश्न नंबर 17, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। प्रश्न नंबर 18, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। प्रश्न नंबर 19, नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो 12 से 35, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं नागरिकों को। प्रश्न नंबर 20, संविधान के किस धारा के तहत छुआछूत को या अस्पृश्यता एक शब्द आता है इसके लिए को समाप्त कर दिया गया है? तो अनुच्छेद 17 जो है वो छुआछूत से संबंधित है। ठीक है, यानी कि आप समझ सकते हैं छुआछूत को, अगर एक वर्ड आ सकता है एग्जाम में, अस्पृश्यता का ही मतलब होता है छुआछूत। देखिए 20 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए हैं। अगर आप इन क्वेश्चनों को नोट भी नहीं करेंगे, केवल इस वीडियो को अगर आप एक बार ध्यान से सुन भी लेंगे तो भी आपके ये 100 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। चलिए हम प्रश्न नंबर 21 की बात करें तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता की बात कही गई है? तो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 19(1). प्रश्न नंबर 22 की बात करें तो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद है 24। ठीक है, अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है। प्रश्न नंबर 23 है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। 12 से 35 अभी हमने पता करा मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं।
प्रश्न नंबर 24 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद है 51A। प्रश्न नंबर 25, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उसे हटाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 26 है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है? तो उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान अनुच्छेद 63 में है। प्रश्न नंबर 27 है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद? तो भारत के महान्यायवादी से संबंधित अनुच्छेद है 76। प्रश्न नंबर 28, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है। देख सकते हैं आप, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे यहाँ से। चलिए हम बात करें प्रश्न नंबर 29 की। तो संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है किस अनुच्छेद? संयुक्त बैठक मतलब राज्यसभा और लोकसभा एक साथ जब बैठते हैं, ठीक है, तो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत इसकी बात कही गई है। प्रश्न नंबर 30 है आपके लिए, धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? तो धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में है। प्रश्न नंबर 31 है आपके लिए, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है यानी कि कानूनी अधिकार है अब, ठीक है, यह किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 300 का, ठीक है, में सब जो संपत्ति का अधिकार है वो अब कानूनी अधिकार है। प्रश्न नंबर 32 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, सही बात है, किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 343(1), ठीक है, याद रखना 343(1) के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 33 की। प्रश्न नंबर 33 है, किस अनुच्छेद में राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? तो अनुच्छेद 343 में हिंदी राजभाषा होगी और लिपि देवनागरी होगी। प्रश्न नंबर 32-33, अब प्रश्न नंबर है हमारा 34, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया? संविधान संशोधन से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो संविधान संशोधन से अनुच्छेद 368 संबंधित है। प्रश्न नंबर 35, जम्मू कश्मीर से कौन सी धारा हटाई गई थी? तो अनुच्छेद अनुच्छेद 370 हटाया गया था, ठीक है, जिसके तहत इसको विशेष राज्य का दर्जा प्रदान था। अब ये राज्य न रहकर क्या हो गया है? केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। चलिए प्रश्न नंबर 36 है, अनुच्छेद 356 का संबंध कह रहा है, अनुच्छेद 356 का संबंध है राष्ट्रपति शासन से, राज्यों में राष्ट्रपति शासन, ठीक है, अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। प्रश्न नंबर 37 है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो अनुच्छेद 18 के तहत प्रदान किए जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अनुच्छेद 38 है, ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश किस अनुच्छेद में है? तो ग्राम पंचायत का संगठन का निर्देश अनुच्छेद 40 में है, ठीक है, और ये किसको गठन करना है? राज्य सरकार को ग्राम पंचायत का गठन करना है। प्रश्न नंबर 39 की बात करें तो नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन का अधिकार किसको है? यह अधिकार है संसद को। प्रश्न नंबर 40, 500 से अधिक रजवाड़ों या देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनको अपने भारत में शामिल किया था, ठीक है, लगभग 500 से भी अधिक रियासतें थी। हम बात करें प्रश्न नंबर 41 की, तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? तो 1956 में हुआ था। प्रश्न नंबर 42 की बात करें तो भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य, तो भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, ठीक है। प्रश्न नंबर 43 है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन हुआ। प्रश्न नंबर 44, भारतीय संविधान में कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? देखिए भारतीय संविधान हमें एकल नागरिकता प्रदान करता है, ठीक है, हमें केवल एक ही नागरिकता प्रदान है, ठीक है, मिली हुई है। लेकिन अगर आप अमेरिका की बात करें तो वहां पर दोहरी नागरिकता है, ठीक है, एक केंद्र सरकार की और एक राज्य सरकार की। प्रश्न नंबर 45 है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत है? देखिए क्वेश्चन आ गया, संयुक्त राज्य अमेरिका में, अभी हमें पता चला।
प्रश्न नंबर 46 है, किस तरह से भारतीय नागरिकता प्रदान की जा सकती है? ऑप्शन दी है जन्म से, बिल्कुल सही है। पंजीकरण करके, बिल्कुल ठीक है। वंशानुगत, बिल्कुल ठीक है। तो ये तीनों ही बिल्कुल सही है, जन्म, पंजीकरण और वंशानुगत। अगर इन तीनों के द्वारा हमें भारतीय नागरिकता मिल सकती है। प्रश्न नंबर 47 की बात करें तो भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? मूल अधिकार के लिए आप न्यायालय के लिए जा सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है। प्रश्न नंबर 49 है, मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो मौलिक अधिकार या जो मूल अधिकार है हमारे, उसके संरक्षक हैं आपके सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। प्रश्न नंबर 50 है आज का, पंचशील सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया? तो पंचशील सिद्धांतों का प्रतिपादन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो 50 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए हैं। प्रश्न नंबर 51 की बात करें, चलिए, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम 14 वर्ष हो, ठीक है। प्रश्न नंबर 52 है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, काफी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख है। प्रश्न नंबर 53 है, बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा किसे दी है? देखिए प्रश्न दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। प्रश्न नंबर 54 है, संपत्ति का अधिकार क्या है? तो हमें पता है संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। प्रश्न नंबर 55, संपत्ति के मूल अधिकार को किस अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो अनुच्छेद 44 के द्वारा समाप्त कर दिया गया। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्रश्न नंबर 57 है, मौलिक अधिकार कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं देता है? चलिए देखते हैं पढ़ के। विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता देता है, बिल्कुल सही है। धरना देने की स्वतंत्रता बिल्कुल मिली हुई है, ये भी ठीक है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की, ये भी ठीक है। यानी अब चौथा देखते हैं, हड़ताल करने की आज़ादी, ये देखिए गलत है, ठीक है। हड़ताल करने की आज़ादी हमें नहीं मिली है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 58 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 58 है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? तो ये मूल अधिकार है। प्रश्न नंबर 59, कौन सा मूल अधिकार नहीं है? समता का अधिकार, देखिए समता का अधिकार एक मूल अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार भी मूल अधिकारों में आता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये भी मूल अधिकार है। लेकिन संपत्ति का अधिकार जो दिया है ऑप्शन में वो गलत है, वो मूल अधिकार नहीं है, अब ये कानूनी अधिकार है। प्रश्न नंबर 60 की बात करें तो सूचना का अधिकार, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न थोड़ा सा मिसप्रिंट है। प्रश्न नंबर 60 है, वोट के आधार से क्या तात्पर्य है? देखिए वोट का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। प्रश्न नंबर 61, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। किसी कैदी, कोई भी कैदी है, अगर उसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना है, ठीक है, तो कौन सी रिट जारी करेगा? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है कोर्ट के द्वारा। प्रश्न नंबर 62 है, निम्न अनुसूचियों में से किसके अंतर्गत शिक्षा आती है? तो शिक्षा देखिए समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। प्रश्न नंबर 63, किसको संसद जन्मी कहा जाता है? तो ब्रिटेन की संसद को संसद जन्मी कहा जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 64 है, चुनाव मतदान से कितने समय पहले प्रचार बंद करना होता है? तो 48 घंटे पहले हमें अपने प्रचार को बंद कर देना चाहिए। प्रश्न नंबर 65 है, नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है, याद रखिएगा, नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है। प्रश्न नंबर 66 है, 66 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो 14 वर्ष तक के बच्चों को। प्रश्न नंबर 67 है, मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर किया गया है? तो मूल कर्तव्यों से संबंधित समिति है स्वर्ण सिंह समिति।
प्रश्न नंबर 68 की बात करें, किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंततः स्थापित किया गया था? मूल कर्तव्यों को कब शामिल किया गया? 1976 में शामिल किया गया था। प्रश्न नंबर 69 है, 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे? तो 11 मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे उस समय। प्रश्न नंबर 70 है आज का, राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? तो राज्य मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, अब केंद्र मंत्रिपरिषद की बात करेंगे तो केंद्र मंत्रिपरिषद उत्तरदायी किसके होगा? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, और राज्य मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। प्रश्न नंबर 71, प्रश्न नंबर 71 है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, भारत की संघीय व्यवस्था को संसद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 72 है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? भारतीय संसद के 2 सदन हैं, आपको पता है, लोकसभा और राज्यसभा। प्रश्न नंबर 73 है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो लोकसभा को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 74 है, संसद का स्थायी सदन कौन सा है? सभी को पता है, राज्यसभा। प्रश्न नंबर 75, भारतीय संसद बनती है किन लोगों से मिलकर बनती है? देखिए, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद आपकी बनती है। प्रश्न नंबर 76 की बात करें, कौन संसद का अंग नहीं है? तो अभी देखिए ऑप्शन देखना पड़ेगा, राष्ट्रपति है, लोकसभा है, राज्यसभा है, लेकिन उपराष्ट्रपति नहीं है। ठीक है, प्रश्न नंबर 77 है, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो राष्ट्रपति सक्षम है इसके लिए। प्रश्न नंबर 78 है, संसद के कितने सत्र होते हैं? तो देखिए, संसद के ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र और ये सभी ऑप्शन दिया है, तो ये तीनों ही होते हैं। ठीक है, बजट सत्र भी होता है, ठीक है, मानसून सत्र भी होता है और शीतकालीन। अब देखिए, मानसून सत्र चल रहा है इस समय। ठीक है, अब आ गए हम प्रश्न नंबर 79 पर। 79 है, संसद के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम समय हो सकता है 6 माह का। प्रश्न नंबर 80, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? साधारण विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक होती है। आर्टिकल भी पता है आपको, अनुच्छेद 108, संयुक्त बैठक। प्रश्न नंबर 81, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? जब लोकसभा और राज्यसभा मतभेद हो जाए, ठीक है, तभी होगी। प्रश्न नंबर 82 है, अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है? ठीक है, अब तक 4 बार संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है। प्रश्न नंबर 83 है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा। प्रश्न नंबर 84 है, संसद की संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? तो देखिए, संबोधित करता है राष्ट्रपति, ठीक है, और अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष, दोनों में अंतर है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 85 है, संसद की कार्रवाई सूची में प्रथम विषय होता है प्रश्नकाल का। प्रश्न नंबर 86 है, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? देखिए, शून्यकाल भारत की देन है, ठीक है। प्रश्न नंबर 87, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाएगी यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। अगर कोई सांसद 60 दिन अनुपस्थित रहता है बिना कोई सूचना दिए हुए, तो क्या होगा? उसकी सदस्यता निरस्त मानी जाएगी। प्रश्न नंबर 88 है, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो संसद करती है। प्रश्न नंबर 89, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक है? तो 1/10, गणमूर्ति जितनी है उसका 1/10 की जरूरत होती है मीटिंग बुलाने के लिए। हम बात करें प्रश्न नंबर 90, भारत की पार्लियामेंट या जिसे हम संसद भी कहते हैं का उद्घाटन कब हुआ? 1927 में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 91 है, वित्त आयोग क्या है? तो पंचवर्षीय निकाय है वित्त आयोग एक, बिल्कुल ठीक है। प्रश्न नंबर 92, देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष या सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। प्रश्न नंबर 93 है, भारत का राष्ट्रपति होता है राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, बिल्कुल ठीक है, लिख लीजिए, भारत का राष्ट्रपति होता है राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। प्रश्न नंबर 94, राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए क्या उम्र चाहिए? तो 35 उम्र होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है।
प्रश्न नंबर 95, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? अधिकतम आयु के लिए कोई सीमा नहीं है, लेकिन 35 पार होनी चाहिए। ठीक है, 35 के बाद आप कितना भी रह सकते हैं। प्रश्न नंबर 96 है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो भारत में कितनी भी बार, कोई भी सीमा नहीं है इसकी। प्रश्न नंबर 97 की बात करें तो राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से मतलब है कि जनता इसमें वोट नहीं करती है। अगर प्रत्यक्ष रूप से होता है, वहां पर जहां पर प्रत्यक्ष रूप से है वहां पर जनता वोट करती है, अप्रत्यक्ष रूप से है यानी कि यहाँ पर जनता वोट नहीं करेगी। राष्ट्रपति चुनाव के लिए आपने देखा होगा कभी भी वोटिंग नहीं करते आप लोग। प्रश्न नंबर 98 है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदक की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो 50-50। ठीक है, प्रस्तावक और अनुमोदक 50-50 की संख्या में होने चाहिए। प्रश्न नंबर 99 है, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है तो निर्वाचन आयोग द्वारा करेंगे राष्ट्रपति का चुनाव का संचालन। ठीक है, उपराष्ट्रपति का भी। आज का प्रश्न नंबर 100 है, अंतिम प्रश्न है आज का, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेज सकता है? तो उच्चतम न्यायालय के पास भेज सकता है। तो देखिए 100 प्रश्न हमारे आज कंप्लीट हो गए। दोस्तों, अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट और है, अगर आप बेहतर अपनी जीएस करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर एक बार सुनिए। भले आप नोट ना करें, लेकिन इस वीडियो को एक बार जरूर आप ध्यान से सुनिएगा, आपके 100 प्रश्न जरूर तैयार होंगे। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अपनी नई क्लास में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू।